नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। और आज चर्चा में विषय है खिलौना निर्माण में आत्मनिर्भर होता भारत। इस विषय की शुरुआत करी थी प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम से, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियोज में आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ गेस्ट हैं श्री मनीष राजौरिया जी, डायरेक्टर आदर्श टेक्नोसॉफ्ट, और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सतीश एलिया जी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, आपसे शुरू करेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो पहल की है खिलौना निर्माण को आगे बढ़ाने की, अपने ही देश में खिलौने बने और बिके, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक जो स्वच्छता अभियान जो था, जो उन्होंने पहली बार जब लाल किले पे बात की थी शौचालय निर्माण की, वो एक क्रांतिकारी बात थी। तब ऐसा लगा था कि कोई प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहा है लाल किले से, तो एक अटपटा सा लगा था लोगों का। लेकिन आज हम जब उसके नतीजे देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है, और हमारा देश सुंदर और साफ़ सुथरे शहर हम देख पा रहे हैं, और लोगों के अंदर एक जागरूकता आई है और एक जीवन का हिस्सा वो बन गया है। मुझे लगता है ये उसी तरह का अभियान है। खिलौने निर्माण की जो बात है, एक तो खिलौनों की जो बात थी, हमारे देश में बहुत पहले ये होता था कि स्वदेशी खिलौने बनते थे, लकड़ी के, मिट्टी के, और उसका एक तरीका था, घरों में भी बनते थे कपड़ों के। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है, खिलौनों का कारोबार भी ग्लोबलाइज्ड हो गया है। हम अपने बच्चों के लिए या दूसरे सामान्य लोग भी ऑनलाइन खरीदी तक करते हैं, और जो मटेरियल हम खरीदते हैं वो उसमें 100 रुपये की लागत होती है, और वो 1500, 2000, 3000 रुपये तक में उपलब्ध होता है। और कहा यह जाता है कि वो 50% ऑफ है, लेकिन बहुत महंगा वो होता है, उसकी खपत बहुत है। हमारे देश में आबादी इतनी बड़ी है, और हमारा देश भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है, और जो नौजवान पीढ़ी है, अब उनकी सबकी संतति होगी, तो निश्चित रूप से खिलौनों का कारोबार एक बहुत बड़ा अर्थतंत्र का, मार्केट का भी तंत्र है, और बहुत सारा हमारा धन विदेशों की तरफ जाता है। चाइनीज चीज़ें आती, खासकर चाइना ने पूरा मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। जब हमारे उद्यमी, हमारे छोटे जो निर्माणकर्ता लोग हैं, जैसे मनीष भाई कह रहे हैं, उन्होंने भी जैसे शुरू किया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हमारे ही देश में बनी हुई चीज़, हमारे देश की संस्कृति के अनुरूप खिलौने, हमारे बच्चों के बौद्धिक लेवल को लेकर उस तरह की चीज़ें बनेंगी जब, और उनकी लागत भी कम होगी, तो हमारे यहाँ के लोगों को, खरीदने वालों को भी फायदा होगा, बनाने वालों को भी फायदा होगा, और जो बेचेंगे उनको भी एक फ़ायदा होगा, और इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलेगा, और हमारी जो फॉरेन मनी के रूप में हमारा पैसा बाहर जाता है वो कहीं ना कहीं रुकेगा। एक बड़ा इनिशिएटिव है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी, हम इस चर्चा को और विस्तार से करेंगे। इसके पहले हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस विषय पर क्या कहा है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से भारत को खिलौना उद्योग का बहुत बड़ा हब बनाने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 लाख करोड़ रुपए के वैश्विक खिलौना उद्योग में देश की साझेदारी बहुत कम है, और इसे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का वक्त है। उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने पर जोर दिया। ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। खिलौनों के साथ हम 2 चीजें कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं, और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूँ, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत युवाओं से देश में ही गेम्स बनाने का आह्वान किया। हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है। क्या हम उन पर गेम्स बना सकते हैं? मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूँ, आप भारत में भी गेम्स बनाइए, और भारत के भी गेम्स बनाइए। इस मौके पर पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं की भागीदारी के नतीजे काफी संतोषजनक हैं। बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए कई ऐप बहुत लाभकारी हैं। यही नहीं, अब हम अपनी मातृभाषा के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। एक ऐप है कुटुकी किड्स लर्निंग ऐप। ये छोटे बच्चों के लिए ऐसा इंटरेक्टिव ऐप है जिसमें गानों और कहानियों के जरिए बात बात में ही बच्चे
मैथ साइंस में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें एक्टिविटीज़ भी हैं, खेल भी हैं। इसी तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का भी ऐप है। इसका नाम है कू, KOO, कू। इसमें हम अपनी मातृभाषा में टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक और ऐप है स्टेप सेट गो। ये फिटनेस ऐप है। अब कितना चले, कितनी कैलोरीज बर्न की, ये सारा हिसाब ये ऐप रखता है और आपको फिट रहने के लिए मोटिवेट भी करता है। कई बिजनेस ऐप्स हैं, गेम्स के ऐप्स हैं, जैसे इज इक्वल टू बुक्स एंड एक्सपेंस, जोहो वर्कप्लेस, FTC टैलेंट। आप इनके बारे में नेट पर सर्च करिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। आप भी आगे आए, कुछ इनोवेट करें, कुछ इम्प्लीमेंट करें। छोटे छोटे स्टार्टअप्स कल बड़ी बड़ी कंपनियों में बदलेंगे और दुनिया में भारत की पहचान बनेंगे। आज जो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नजर आती हैं, ये भी कभी स्टार्टअप हुआ करती थी। राजू जी, जैसे आप तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं खिलौनों के, तो आप इसे कैसे देखते हैं? वोकल फॉर लोकल का जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, तो वो आपके खिलौना उद्योग के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है? आज पूरा जो दुनिया में प्रत्येक देश है वो कोशिश कर रहा है कि उनके यहाँ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बढ़े, और रोज़गार बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पे हमारे जैसे देश को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जी। अभी तक पूरा विश्व का जो खिलौना बाज़ार था वो चाइना से डोमिनेटेड था। बिल्कुल। कुछ वर्षों पहले हॉलैंड के खिलौने स्टोर में मैं गया, वहाँ बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीदने थे। पूछा उससे कि मेरे को कोई ऐसा खिलौना बताओ जो चाइनीज़ नहीं हो, क्योंकि मेरे को लगता था चाइना के खिलौने कभी बहुत ड्यूरेबल नहीं रहते। तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब मेरे खुद के अलावा एक एक नट, एक एक खिलौना, प्रत्येक खिलौना चाइना का है। उसके अलावा कहीं और का खिलौना था ही नहीं उस स्टोर में। तो अब क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी 20% से 60% हो गई है और प्रधानमंत्री जी स्वयं रुचि ले रहे हैं, पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री, कॉमर्स इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे रोज़गार भी बढ़ेगा, खिलौनों की क्वालिटी भी कम होगी, क्वालिटी बेहतर होगी, दाम कम होगा और बच्चों को अच्छे खिलौने सही दाम पे उपलब्ध होंगे। आप एलिया जी इससे सहमत है कि अच्छे खिलौने और होंगे तो कैसे होंगे? सहमत हैं, लेकिन कैसे, इससे क्या? मैं उदाहरणों से बात करूंगा। मेरी बेटी 5 साल की है। 5 साल के दौरान हमने जो भी खिलौने लिए, वो जो भी पसंद करती है, बाजार में, मॉल में हम कहीं जाते हैं, वो खिलौने जो पसंद करती है या वो ऑनलाइन पसंद करती है, उनमें से 90% हमने जो भी खिलौने लिए वो सब मेड इन चाइना ही निकलते हैं अल्टीमेटली। कुछ खिलौने ऐसे हैं 10 या 20% जो हमने बिल्कुल एकदम देसी खिलौने खरीदे। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि 1 साल पहले मैं ओरछा गया था। ओरछा में मंदिर से दर्शन करके बाहर निकला तो वो दुकानें बाहर रहती हैं, वहाँ एक लकड़ी का डमरू लिया। मुझे लगा ये लेना चाहिए, क्योंकि बचपन में हम लोग भी उसी तरह के खिलौने से खेले हैं, लकड़ी के खिलौने से गाड़ी और ये सब बनती थी। 1 साल में वो खिलौना अभी तक नहीं टूटा है। सिर्फ 50 रुपए का वो खिलौना था और अभी नहीं टूटा, और वो उसी से उसमें लकड़ी, वो शंकर जी बन जाती है, कुछ भी बात, उसको पसंद है खिलौना। इसके अलावा जो खिलौना अभी, जैसे उसके जन्मदिन पे उसके मामा जी ने भेजा ऑनलाइन खिलौना, वो डॉल हाउस था, कागज का बना हुआ है, बार बार वो गिर जाता है। वो उसमें मैंने देखा MRP उसमें 2000 कुछ रुपए MRP लिखी हुई है, और वो लेस करके उन्होंने दिया होगा तो 1500 रुपए का दिया होगा। वो उससे खेलना बंद कर दिया। अभी 1 महीना हुआ उसके बर्थडे को, उसने खेलना बंद कर दिया, क्योंकि वो सारी चीजें गिरती हैं। 1500 रुपए और 50 रुपए के खिलौने को अभी वो प्रेफर करती है। ये है भारतीय खिलौना और ये है वो चाइनीज खिलौना। मनीष जी जैसे लोग इसमें आ रहे हैं, उनको खुद मालूम है कि हमने बचपन में कैसे खिलौने पसंद किए थे, वो हमारी संस्कृति से परिचित हैं। हमारे लोग हमारे बच्चों को क्या पसंद है वो वैसे खिलौने बनाएंगे, और उनकी ड्यूरेबिलिटी भी मुझे लगता है कि रहेगी, और लागत भी, चूंकि हमारे अपने खिलौने हैं, हमारे अपने संसाधन हैं, तो लागत निश्चित रूप से कम रहेगी और कारोबार भी वो आगे बढ़ेगा और पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छे रहेंगे। बिल्कुल। मनीष जी, पर्यावरण दृष्टि की बात करी तो क्या आपको लगता है, या ये भी बीच में कहा जाता है कुछ खिलौने जो विदेश से आते हैं उनका नुकसान भी होता है छोटे बच्चों को, वो किस तरह का नुकसान होता है और उससे अपन कैसे बच सकते हैं? क्या है कि जो भी खिलौना है, बच्चा तो बहुत छोटा होता है, वो खिलौने को मुंह में ले लेता है, तो बहुत सारे खिलौनों में लेड कंटेंट रहता था। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने एक पहल करके
एक मार्किंग चालू कर दी है, क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड बना दिया है, जी। तो जाहिर सी बात है कि उस तरह के हानिकारक खिलौने बच्चों तक नहीं पहुंचेंगे। और क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, तो हर हालत में जो लोकल मार्केट है, लोकल फैक्ट्रीज हैं, वो डेवलप होंगी, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो उनकी क्वालिटी भी अपने आप बढ़ेगी। क्योंकि अभी हम जो हिंदुस्तान बनाते हैं 5,000 पीस 10,000 पीस बनाते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बनाते थे। अब हम पूरी दुनिया के लिए बनाएंगे, तो पूरी दुनिया के लिए 50,000 या लाखों पीसेस बनेंगे, तो जाहिर सी बात उसकी कॉस्ट भी कम होगी, और हम बेटर क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करना अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, अब फिलहाल हम चर्चा में एक जानकारी आपको देना चाहते हैं गुमशुदा की, कृपया सुने। ये इनका नाम है रोशनी भूमराज, उम्र 15 वर्ष, संजय नगर भोपाल से लापता हैं। कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल, इकहरा बदन और सलवार सूट पहने हैं। दूसरे नंबर पे हैं शालिनी वंशकार, उम्र इनकी 17 वर्ष है, कटनी से लापता हैं। कद 5 फीट 2 इंच, रंग सावला, सलवार सूट पहने हैं ये। एक और नाम है चांदनी, इनकी उम्र है 15 वर्ष, कोतवाली थाना क्षेत्र कटनी से लापता हैं ये। इनका कद है 5 फीट 5 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल, सलवार सूट पहने हैं ये। एक अन्य है कटियान अली, इनकी उम्र है 51 वर्ष, शाहजहानाबाद से ये लापता हैं। इनका कद है 5 फीट 2 इंच, रंग सावला, चेहरा लंबा और ये पैंट शर्ट पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी खबर मिलने पर आप संपर्क कर सकते हैं। पता है पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग, भोपाल। मनीष जी, आपसे एक बात पूछेंगे कि जैसा कि अभी आप सतीश जी ने भी कहा था कि ऑनलाइन भी खिलौने उपलब्ध हैं, ऑनलाइन सब जगह से खिलौने आ जाते हैं, मिल जाते हैं 2 से 7 दिन 8 दिन जिसमें भी, लेकिन यहीं कहीं हम देखते हैं कि हमारे ज़िले से बड़ी नज़दीक में कहीं खिलौने बन रहे हैं, लेकिन वो लोगों को उपलब्ध नहीं है। तो ये बात क्या अंतर है, बाज़ार में क्या गड़बड़ी है? बाज़ार में गड़बड़ी कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम लोग मार्केटिंग पे ध्यान दें, उनको प्रशिक्षित करें, तो वो जो खिलौने हमारे होशंगाबाद में बनते हैं, पहले फाटक बंद होता था जी। तो वहाँ पे लकड़ी के खिलौने खरीदते थे सब, हाँ और सही बड़े रंगीन और खूबसूरत खिलौने होते थे जी। और अच्छे काफ़ी ड्यूरेबल खिलौने बनते थे, लेकिन उनका मार्केट सिर्फ एक उन्हीं का एक काउंटर होता था जहाँ से वो खिलौने बिकते थे। जी। अब मार्केटिंग के ज़रिए उनको अमेज़ॉन पे कैसे बेचें, फ्लिपकार्ट पे कैसे बेचें, अन्य पोर्टल्स पे कैसे बेचें। फर्स्ट क्राई $1 बिलियन कंपनी हो गई जो खिलौनों में डील करती है, वहाँ कैसे पहुँचाएं। पैकेजिंग पे काम हो रहा है कि कैसे अच्छी पैकेजिंग करें जो अट्रैक्टिव हो, डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी, एक्सपोर्ट के लिए भी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग जो है वो भी इस पे काम कर रहा है, लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, और पूरा क्वालिटी कंट्रोल तमाम चीज़ों पे काम हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हम तरक्की कर लेंगे। एक कमी ज़रूर है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा लंबा सफ़र है, लेकिन उसके लिए भी सरकार काफ़ी कमिटेड है, और आईटी मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ चालू हो जाए। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अभी इंपोर्ट होते हैं, वो इंपोर्ट होने लगेंगे, और मेरे को लगता है आगामी 4 से 5 साल में इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब साबित हो जाएगा। एलिया जी, जैसे आप मनीष जी ने भी कहा, आप भी जानते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं कि नए सिरे से खिलौने बनेंगे, लेकिन अभी जो बन रहे हैं उनका मार्केट है, आप जानते हैं, तो इसमें कमी जो रही और क्या प्रयास करना चाहिए कि इनको मार्केट मिल जाए? देखिए, मनीष जी ने बहुत अच्छी बात है होशंगाबाद के उदाहरण से उन्होंने दिया कि हम जब गाड़ी खड़ी होती हैं, लोगों की वहाँ से निकलते हैं, मैंने भी देखा तो लोग वहाँ से खरीदते हैं बच्चों के खिलौने, लेकिन वो सिर्फ वहीं तक सीमित है। उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराया जाना, और जैसे टेक्निक, मनीष जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जो उनमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी उसमें लगे होते हैं, उसको आयात करना पड़ रहा है, लेकिन सारे विभाग मिलकर करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री जी की ये बहुत महत्वाकांक्षी उनकी योजना है, उनकी मन की बात है, और मुझे लगता है कि वो मन की बात पूरे देश के भी मन की बात है, मेरे मन की, आप सबके मन की बात है। तो सारे लोग मिलकर करेंगे, सारे डिपार्टमेंट मिलकर लोग करेंगे तो निश्चित रूप से कर पाएंगे। अब आप जैसे आप देखेंगे, जैसे ऐप होते हैं, जैसे पेमेंट के आपको फोन पे और तमाम तरह की चीज़ उपलब्ध है, आपके भीम ऐप भी है, आपके जो सोशल मीडिया के भी ऐप हैं वो भी भारतीय ऐप बन गए हैं। असल में भारत को जगाने की बात थी जी। कि हम, एक जमाना था कि हम चाकू भी मेड इन चाइना का खरीदते थे, हर चीज़ मतलब विदेश का ठप्पा लगा होना एक श्रेष्ठता की बात मानी जाती थी, लेकिन उसके विपरीत अब ये हो गया कि हम मेड इन इंडिया को हम एक गौरव की बात महसूस कर रहे हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर भी और हमारे उपभोक्ता भी।
क्वालिटी सुधरेगी तो निश्चित रूप से मार्केट में जो कंपटीशन है उसमें भी हम जीतेंगे, क्योंकि दिल में तो हमारे भारत है ही, प्रोडक्ट भी उस तरह का बनेगा, क्वालिटी बेहतर रहेगी तो, और मार्केटिंग की व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से सक्षम बनेंगे हम इस क्षेत्र में। और ये सही कहा मनीष जी ने कि बहुत बड़ा मार्केट भारत के बाहर भी है खिलौनों का। जैसे आपने बताया कि हॉलैंड में वो गए थे तो वहाँ सिर्फ स्टोर में चीनी अलावा कोई आइटम ही नहीं था वहाँ। अब दुनिया के हर देश में भारत का आइटम भी वहाँ हो सकता है, अगले 4-5 साल में ये हो जाएगा तो बहुत गौरव की बात होगी। मनीष जी, बच्चों के शारीरिक और मानसिक पर किस तरह का असर पड़ता है खिलौनों का? जो छोटे बच्चे हैं उनका मानसिक विकास 85% लगभग 6-7 की उम्र तक हो जाता है, और छोटे बच्चों का ध्यान पढ़ाई पे कम, खेल पे ज़्यादा होता है, मनोरंजन पे ज़्यादा होता है। अगर हम अच्छे खिलौने ऐसे बनाएं जिससे वो कुछ सीख भी सकते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं और बौद्धिक विकास, तो बच्चों का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। और खिलौनों के ज़रिए ही बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, नंबर्स हो गए, कलर्स हो गए, शेप्स हो गए, और तमाम चीज़ें। लकड़ी के खिलौनों से वो जानवरों के नाम सीखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों से, तमाम चीज़ों से बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी है। जी एलिया जी, अभी सरकार इंडिया टॉय फेयर आयोजित करी 2021 देश में पहली बार हो रहा है। ये 4 दिवसीय 27 फरवरी से 2 मार्च तक। इसको कैसे देखते हैं, ये किस तरह से सहायक हो सकता है? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए हमारा देश जैसा कि कहा जाता है, मतलब हम संस्कृति की बात करें तो मेले ठेले का देश है जिसको हम कहते हैं। इतने सारे मेले लगते थे, जगह जगह मेले लगते थे, और वो एक दूसरे से कनेक्ट भी होते थे, और खरीद फरोख्त का भी एक रहता था। मनोरंजन के साधन भी होते थे, उसमें खिलौने भी मिलते थे, फिर आप झूले भी होते थे, सारी चीज़ें होती थी। वो मेलों का एक संसार था। मतलब वो मेलों के बिना हमारी उम्र के जो लोग 50 वर्ष के आसपास की उम्र के लोग हैं, मेलों के बिना हमारा बचपन की हम कल्पना अतीत में भी नहीं देख पाते हैं। अब उस तरह से मेले नहीं लगते, उनका स्वरूप कई बार बदला है। टॉय फेयर लगेंगे और वहाँ जब खिलौनों का संसार होगा तो आप कल्पना कीजिए, कोई बच्चा 5-6 साल का बच्चा जब वो उस फेयर में जाएगा तो उसके लिए तो वो मतलब एक अलग ही दुनिया होगी जिसमें वो जाना चाहता है उस उम्र में। और अभी तो काफी सुलभ है क्योंकि वर्चुअल लग रहा है पहले बार। हाँ, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। बच्चे भी नेट से भी हो गए। मेरी बेटी 5 साल की है लेकिन वो ऑनलाइन क्लास करती है, तो वो ऑनलाइन जब वो फेयर भी देख सकती है तो उसको देखेगी वो। तो ये बहुत अच्छी बात है और निश्चित रूप से इस चीज से मतलब प्रगति होगी। राजौरिया जी, ये फेयर से आपको क्या लगता है, क्या संभावनाएं हैं? पहले हम लोग विश्व के सबसे बड़े टॉय फेयर नूरनबर्ग में जाते थे, जो कि जर्मनी में लगता था। अच्छा। न्यूयॉर्क टॉय फेयर जाते थे, हांगकांग टॉय फेयर जाते थे, और दिल्ली में भी होता था प्रगति मैदान में टॉय फेयर, लेकिन बहुत छोटे स्तर का वो मेला होता था। टॉय फेयर B2B होता था, जहाँ तमाम बायर्स आते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते थे, मैन्युफैक्चरर्स आते थे, लाइसेंसिंग होती थी। तो अब ये वर्चुअल टॉय फेयर हो रहा है और सरकार बहुत ध्यान दे रही है इस पर, और तमाम दुनिया भर से पार्टिसिपेंट्स B2B वाले लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि इसका बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा इंडस्ट्री के लिए और नेटवर्किंग के लिए, और ये एक अच्छी पहल है। इस साल कोरोना कारण ये वर्चुअल हो रहा है, लेकिन अगले साल जब ये फुल ग्राउंड पे होगा और ट्रेड फेयर के रूप में होगा तो और बेहतर परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल। एलिया जी, प्रधानमंत्री ने अपनी जो बात कही थी मन की बात, उसमें 3 चीज़ों पर उन्होंने कहा, फोकस करा था कि जब ये टॉय फेयर खिलौना उद्योग बढ़ेगा तो भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, विदेशी आयात कम होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि तकरीबन 80% खिलौने जो हैं वो विदेश से ही आयात करे जाते हैं अपने यहाँ, केवल 20% हिस्सा ही अपने देश का है। लर्निंग विद टॉय की बात भी उन्होंने कही थी, तो लर्निंग विद टॉय इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये शिक्षा व्यवस्था में ये करीब 2.5-3 दशक से बल्कि और ज़्यादा समय से ये बात चल रही है कि बच्चों का जो पढ़ाने का तरीका है वो खेल खेल में पढ़ाई की बात करते हैं हम, खेल खेल में पढ़ाई करना। तो खेल खेल में पढ़ाई में खिलौना अपने आप शामिल हो जाता है। अगर वो अभी सिर्फ कापी किताबों में ही तक ही सीमित है और वो खिलौनों के रूप में यदि नहीं है, ये है तो कहीं कहीं है, शहरी स्कूलों में है या जो महंगे स्कूल हैं बच्चों के उनमें शामिल है। खेल खेल में शिक्षा नीचे तक जब जाएगी, पूरे भारत के सारे स्कूलों में जब हो जाएगी, छोटे बच्चों के स्कूलों में, प्ले स्कूलों में, नर्सरी की क्लासेस में, तो वो खेल के जरिए, जैसे अभी मनीष जी ने भी कहा था कि वो जानवरों को पहचानने की बात है, तो ये खेल खेल में शिक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होगी और ज़्यादा असरकारक होगी बच्चों में। मनीष जी, तो लर्निंग विद टॉय वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर आप अपने जो प्रोडक्शन है उसमें किस तरह से आगे बढ़ाते हैं उसे? हम लोग छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं। हमारा एक कैरेक्टर है पर्पल टर्टल,
उसकी किताबें आती हैं, एनिमेटेड शो आता है, अब उसके खिलौने आ रहे हैं। और ये शो अभी लगभग 22 देशों में है मिडिल ईस्ट के, और इसके खिलौने बन रहे हैं अब। तो बच्चे बड़े आसानी से कोई सुंदर कैरेक्टर के साथ को रिलेट होते हैं। तो अभी तक हम देखते थे कि डिज्नी के और इंटरनेशनल ब्रांड्स के, हैसब्रो के कैरेक्टर्स के टॉयज आते थे हिंदुस्तान में। अब एक ही पहला हिंदुस्तानी कैरेक्टर है जो दुनिया के 25 देशों में पहले से ही जा चुका है किताबों के जरिए, अब टीवी के जरिए लगभग 22 देशों में है। अब बारी खिलौनों की है, तो खिलौने जाएंगे, और हिंदुस्तान में तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मार्केट है। तो पढ़ाई, एंटरटेनमेंट जो कि टेलीविज़न के थ्रू, कार्टून के ज़रिए होता है, और खिलौने, ये तीनों साथ साथ चलते हैं बच्चों के मानसिक विकास से। अब पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गया है टेलीविज़न का, मोबाइल का, बैंडविड्थ बढ़ गई है डिजिटल इंडिया के कारण, तो बच्चों का मानसिक विकास बहुत बेहतर होगा। आप अभी इसमें सेक्टर में हैं, तो आप भविष्य में और किस तरह के सहयोग की अपेक्षा करते हैं सरकार से? सरकार से हम बस यही एक उम्मीद करते हैं कि जैसे ये फोकस और इसकी बातचीत चालू हो, इसका मोमेंटम बना रहे। इंडिया में तो ये ट्रेड फेयर हो ही, और जितने भी ट्रेड के लोग हैं जो विदेशी मार्केट्स में एग्जिबिट करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट बढ़ाएं। थोड़ा समय लगेगा हमारी इंडस्ट्री को, क्योंकि टॉयज़ के लिए, कुछ टॉयज़ के लिए, प्लास्टिक टॉयज़ के लिए डाइज बनती हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता है। तो बातें चल रही हैं कैपिटल सब्सिडी की, मार्केटिंग सब्सिडी की, और तमाम सपोर्ट की। सब्सिडी अकेले से कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली मार्केटिंग अगर अच्छी हो जाती है, पैकेजिंग अच्छी हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आज चाइना से बहुत कम है। मैं पिछले साल लॉकडाउन से पहले चाइना में था, तो चाइना से कम है? आपने कहा बहुत चाइना से बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे जो मिनिमम वेज है वो बहुत बढ़ चुकी है। जी जी। पहले मतलब जो वर्कर को 10,000 रुपये मिलते थे, क्योंकि अधिकांश अब लोगों में ये भ्रांति है कि चाइना से 50-55,000। आने वाला खिलौना सस्ता होगा। सस्ता इसलिए है वो क्योंकि उनके पास वॉल्यूम है, हाँ। लेकिन उनकी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा। वहाँ पे चैलेंजेस बहुत सारे हैं, हाँ। और पूरी दुनिया में अब सब लोग हिंदुस्तान को देख रहे हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। थोड़ा सा चाइना से नाराज़गी है जो भी कारण से, लेकिन हिंदुस्तान से वो लोग सब बिजनेस करना चाहते हैं, और बहुत अच्छा मौका है पूरी इंडस्ट्री के लिए, और तय है कि हमें 2-3 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एलिया जी, इस बात से सहमत हैं आप कि हमारे रोजगार भी बढ़ेंगे इससे, और आपने कहा कि जो रेट्स हैं वो भी हमारे काफ़ी कम है मुकाबले चाइना के? हाँ, देखिए ये एक भ्रांति थी इस तरह की, जो मनीष जी ने बहुत क्लियर कर दिया उसको, कि वहाँ का लेबर जो कॉस्ट है कम पड़ता है। पूरी दुनिया में चीन इसलिए छा गया है ऐसा एक था, लेकिन अब जैसा कि मनीष जी बता रहे हैं कि बढ़ गया है वहाँ, हमारे यहाँ की तुलना में वहाँ ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से चूंकि यहाँ कम लागत लगेगी, तो हमारा प्रोडक्ट हम कम कीमत में बेच पाएंगे, और कंपटीशन में हम निश्चित रूप से फिर आगे बढ़ेंगे चाइना के मुकाबले भी। हम यदि ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो निश्चित रूप से मनीष जी उम्मीद कर रहे हैं, सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, और लोग हाथों हाथ लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है, और निश्चित रूप से ये खेल और खिलौनों की जो बात है, पढ़ाई की और बच्चों को खिलौने उपलब्ध कराने की, ये इसका संगम बहुत अच्छे नतीजे भविष्य के लिए भी देगा। तो मनीष जी, डिमांड किस तरह के खिलौनों की ज़्यादा होती है? जैसे क्योंकि खिलौने हमारे यहाँ तो पारंपरिक मिट्टी के और लकड़ी के ज़्यादा बनते थे, आप किस में डील कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है भविष्य में कैसे और बनना चाहिए? जो मिट्टी के खिलौने हैं या लकड़ी के खिलौने हैं, इनका बड़ा लोकलाइज मार्केट है। जो पूरी दुनिया में खिलौने हैं वो 3-4 कैटेगरीज में होते हैं। एक तो प्लश होता है जिसको सॉफ्ट टॉयज कहते हैं, उसका बहुत बड़ा मार्केट है। फिर बोर्ड गेम्स होते हैं, जो शतरंज हो जाए, लूडो हो जाए, उस तरह के, वो बहुत बड़े मार्केट होता है। फिर ये प्लास्टिक के टॉयज होते हैं जिनका बहुत बड़ा मार्केट है, अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक। और सबसे बड़ा मार्केट आज की तारीख में हो गया, क्योंकि खिलौने महंगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज का। तो ये 3-4 कैटेगरीज हैं टॉयज की, जिसमें हमें बहुत लंबा सफ़र अभी तय करना है। लकड़ी के खिलौने भी ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों की तादाद में बिकते हैं, जैसे एक जिंगा करके हैसब्रो का टॉय है, वो चलता है। तो ऐसे तमाम टॉयज हैं जिन पे अब हिंदुस्तान में बहुत सीरियसली और बड़े पैमाने पे काम चालू हो गया है। तो ये थी हमारी आज का चर्चा, जिस पे हमने बात करी कि किस तरह से खिलौना उद्योग को भारत में बढ़ाया जा सकता है। आज वो कहाँ है? एक सच्चाई ये है, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं 80% हमारे आज आयात हो रहा है, लेकिन अब प्रयास है, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि जिससे रोज़गार भी बढ़े और विदेश से आयात कम हो,
बच्चों के लिए लर्निंग विद टॉय की टेक्निक पे ज़्यादा फोकस करा है प्रधानमंत्री ने, तो इसका प्रयास करा जाएगा कि मैन्युफैक्चरर्स भी इस पर ध्यान दें, बच्चों को ये टॉयज़ कम से कम हमारे देश के ही उपलब्ध हों। और फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। चर्चा में नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।